चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया था हम लोगों ने होमवर्क, ठीक है। उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है, फाइंड आउट द नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ जो है वो फिक्स्ड है आपका, और हम लोगों को क्या करना है ना, नेट टॉर्क निकालना है, राइट। कि किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा और कितना टॉर्क उस पर लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत बच्चों को डायरेक्शन फाइंड करने में दिक्कत हो रहा है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि बाबू एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले कुछ बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन करूंगा। ये देखो सबसे पहले तो हम लोग इसका ये वाला जो है इसको 1 मान लो, ठीक है, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो, राइट। तो सबसे पहले बताओ कि 1 की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा या क्लॉकवाइज लगेगा, आप ही लोग बताओ। एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। यस, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा तो ये इसको लेंगे पॉजिटिव, राइट। नाउ 10 न्यूटन की वजह से, ये 2 वाले की वजह से बताइए क्लॉकवाइज या एंटी सर वो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा क्लॉकवाइज और नेगेटिव, राइट। चलो अब 5 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव, राइट। तो इतना तो हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन पे, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको वही काम किया है मैंने यहाँ पे 3 टॉर्क ले लिया है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में जब आप निकालोगे इसका फर्स्ट वाले का तो पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे, सेकंड वाले का नेगेटिव और थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो पहला वाला का टॉर्क 1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू इसका डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस कितना है 5, तो 20 इंटू 5 आ जाएगा। सेकंड वाले का निकालोगे तो 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 यानी 30 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में लेना है तो माइनस 10 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये थर्ड वाला लेंगे। थर्ड वाला का 5 लेंगे, 5 डिस्टेंस है यहाँ पे और 5 फोर्स भी है, तो 5 इंटू 5 लेंगे लेकिन प्लस में लेंगे, ठीक है। तो 20 इंटू 5 कितना हो गया, 100, 100 माइनस 30, 70, 70 प्लस 25, 70 प्लस कितना हो जाए 25, राइट, 95 न्यूटन मीटर। अब देखो नेट टॉर्क जो हमारा यहाँ पे है, नेट टॉर्क क्या है, पॉजिटिव। नेट टॉर्क इज व्हाट, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जिनका सही है बहुत अच्छी बात। कितने लोगों का सही था, मोर ऑप्शन में। जिनका सही है मोर ऑप्शन में जाके यस क्लिक कीजिए। तो वैसे जितने लोगों ने मेरे को भेजा था मैंने उन लोगों को चेक करके जवाब दिया है कि किसका सही है और किसका गलत है, ठीक है, ठीक है। तो नेट आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो नेट आपका ये जो रॉड है वो किधर मूव करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही था इसका, 95 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने चेंजेस किया था। इस बार बाबू एंगल दे दिया था 30 डिग्री पे, ठीक है। इस बार क्या किया था, एंगल दे दिया था 30 डिग्री पे। तो पहले तो ये बताओ इसमें कितने किसका किसका क्या क्या आंसर आया है, ये बताओ चैट में सब बताओ। तो देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों का क्या आया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ए बी सी या डी, सी और बाकी लोग, एक का सी, दो, दो का सी। बाकी लोग चैट में जवाब दो जितने लोग हैं। सी 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 सी, मैक्सिमम लोगों का सी आ रहा है, एक का डी आया, सी सी। अच्छा मैक्सिमम मतलब सी आंसर, हाँ चलो। एक दो दो लोगों का डी आया है, बाकी मैक्सिमम का तीन तीन लोगों का डी, बाकी लोग मैक्सिमम लोग सी। अच्छा एक का ए भी आया है, ओके। चलो आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, पहले कुछ सॉल्यूशन पे बाद में आएंगे। पहले तो ये बताओ कुछ एक चीजें, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से, आप ही लोगों से सवाल है सिंपली, ठीक है।
ये तो आप लोगों को क्लियर है। ये इसकी वजह से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से क्या, पॉजिटिव। ये बताओ ये रॉड को किधर घुमाने का कोशिश करेगा, असली खेल वही है, ठीक है। अच्छा, जिसके साथ, पहले तो ये बता दो आप लोग, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ क्या आता है, कॉस या साइन, रिजॉल्व करने। साइन जिसके साथ cos एंगल बनाता है उसके साथ, cos theta, cos theta cos theta, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसके साथ। sin theta. देखो इसको दो पार्ट में अपने को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये डायरेक्टली हम लोग इसको नहीं यूज कर सकते, ध्यान रखना इसको। जब भी ऐसा कहीं एंगल वाला आएगा, ध्यान रखना कि हम लोग को दो पार्ट में इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे जब आएंगे तो सबसे पहले देखो इसको मैंने यहाँ पे दो पार्ट में रिजॉल्व किया। यहाँ पे देखो एक आ गया 10, इस साइड आ गया 10 cos 30, ठीक है। 10 cos 30, क्यों 10 cos 30, क्योंकि उसके साथ एंगल बना रहा था। दूसरा क्या, 10 sin 30, ये नीचे है, ये नीचे वाला 10 sin 30। अब देखो ये 10 cos 30 जो है ना, जब सेम डायरेक्शन में, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता है ना, तो वो टॉर्क नहीं लगाता है, उसकी वजह से टॉर्क जीरो हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इस पेन को मैं इस साइड से पुश करूंगा ना, इस साइड फोर्स लगाऊंगा या इस साइड खींचूंगा, तो टॉर्क नहीं लगेगा, इसमें रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। रोटेटिंग इफेक्ट तभी प्रोड्यूस होता है जब या तो फोर्स ऊपर लगे या तो फोर्स नीचे लगे। तो यहाँ पे ये जो 10 cos 30 है, ये 10 cos 30 हमारा रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। रोटेटिंग इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा, 10 sin 30, ठीक है। तो नेट टॉर्क जो निकालेंगे, वो नेट टॉर्क हम लोग निकालेंगे τ1, एक तो पहला वाला इसकी वजह से और दूसरा वाला इसकी वजह से। तो फर्स्ट वाले की वजह से हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले की वजह से तो आसान है, ये तो आप लिख लोगे 20 × 5। टॉर्क जब निकालोगे तो τ1 + τ2, ये नेट क्या हो जाएगा 20 × 5 यानी 100। τ2 की जब बात करेंगे तो लिखेंगे 10 sin 30 × 7, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है, 7 है। तो 10 sin 30 डिग्री इंटू 7, तो sin 30 का वैल्यू हाफ पुट करेंगे, 10 × 1/2 और इंटू 7, राइट। तो 100 और यहां से कितना हो जाएगा 5 × 7 दैट इज 35। तो नेट आंसर आपका आ जाएगा 135 न्यूटन मीटर, ठीक है, 135 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखो 135 न्यूटन मीटर जो है यहां पे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब कौन सा डायरेक्शन बताइए, एंटी क्लॉकवाइज। तो सारे बच्चे सी कैसे बोल रहे थे, सारे बच्चे सी जो है ये कैसे बोल रहे थे, सो बताओ। मैक्सिमम बच्चे अभी सी 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 बोल रहे थे, ठीक है। कुछ ही लोगों ने आपका जवाब दिया था डी में, ठीक है। तो जब आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, दैट मींस पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कितने लोगों का करेक्ट था ये, मोर ऑप्शन में जाकर के क्लिक यस कीजिए। तो चंदन का और प्रियंका, रवि, शेखर, चलो ठीक है, और कुछ लोग हैं, ईशा, आयुष, इतने लोगों का सही था, चलो ठीक है, गुड, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से आगे, ठीक है। और नेक्स्ट एक और हम लोग का आता है कपल ऑफ टॉर्क, कि आखिर कपल ऑफ टॉर्क का क्या मतलब है, कपल का क्या मतलब है, ठीक है। अभिषेक का भी सही था क्या, ठीक है, चलो गुड। देखो सबसे पहले आप, जब भी हम लोगों के पास क्या चीजें हैं ना, कि आप एक पेन ले लो, उस पेन पे या जो भी चीज है, पेन एक रॉड ले लो, उस रॉड पे हमारा दो फोर्सेस लगा दो, ठीक है। कपल का क्या मतलब होता है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, जोड़ा। तो वैसे ही यहाँ पे देखो ये फोर्स F, एक F यहाँ पे नीचे की ओर लग रहा है, एक F जो है ये यहाँ पे ऊपर की ओर लग रहा है, ये वाला ऊपर की ओर, ये वाला नीचे की ओर, यानी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। इक्वल यानी इसका F होगा तो इसका भी क्या होगा, F ही होगा, ध्यान रखना इस बात। अब ये सेंटर जो है ना, सेंटर पॉइंट O हम लेके चलते हैं कि O हमारा ओरिजिन है, ठीक है, O क्या है हमारा ओरिजिन, और ओरिजिन है तो यहां से ये जो फर्स्ट फोर्स है, फर्स्ट फोर्स F जो है, इस F का पोजीशन वेक्टर, इस F का पोजीशन वेक्टर कितना है R1, ठीक है। उसी तरह ये सेकंड वाला फोर्स F है, इसका पोजीशन वेक्टर है R2,
और यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस, ये मान लो पॉइंट ए है हमारा, ठीक है, ये मान लो पॉइंट बी है हमारा, ए से बी का डिस्टेंस है आर, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, ए से बी का आर लिख देंगे, ठीक है, आर वेक्टर, ठीक है ना। टॉर्क हम लोग को पता है ऑलरेडी कि टॉर्क का वैल्यू क्या होता है भाई, टॉर्क का वैल्यू होता है आर क्रॉस एफ, टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। नाउ अच्छा एक चीज और बताओगे आप लोग, फर्स्ट चलो क्या कहते हैं, वेक्टर में मैंने एक चीज बताया था, रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, याद कीजिए, उसको याद रखने का ट्रिक बताया था। पिंटू ने हैंड रेस किया, क्या दिक्कत है पिंटू बताइए। लिख रहे हैं सो नहीं दिख रहा है सर, बड़ा कीजिए होगा। लिखने का जरूरत नहीं है ना बाबू, मैंने आपको बताया था ना कि आपको वापस मैं नोट भेज दूंगा, आप समझो पहले इसको, ठीक है, मैंने क्लास में पहले ही बताया है, ठीक है, अभी फिलहाल लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप इसको क्या कहते हैं, सर हाँ हेड टू टेल या टेल टू हेड, हेड टू टेल या टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, यस। हेड टू टेल। फिर गड़बड़ कर रहे हो, जो हेड टू टेल बोल रहे हो वो उनको यानी कि मेरा ट्रिक याद नहीं है, जो हेड टेल टू टू टेल हेड टेल होगा सर। टेल टू हेड, टेल टू हेड। आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताया था, देखो कुछ लोगों ने चैट में आंसर भी दिया है, 1T2H, ठीक है, 1T2H यानी कि फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड, सिंपल सा मैंने तरीका बताया था। जो लोग हेड टू टेल बोल रहे हैं उनका रॉन्ग है, आप अभी तक ट्रिक सीखे नहीं हो याद करने का, ट्रिक को याद रखिए, 1T2H सिंपल सा ट्रिक बताया है बाबू याद रखने का, 1T2H यानी फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड तक, राइट, फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड तक। तो यहाँ पे आप फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड तक जब आप लोगे, तो फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड तक, बताओ यहाँ पे इस फिगर को देखो, ये वाला फिगर को देखो, इसमें रिजल्टेंट का काम कौन करेगा, R1 R2 या R, चैट में बताइए सब, रिजल्टेंट का काम कौन करेगा, R1 R2 या R, फिर से सोचो, जो लोग R बोल रहे फिर से सोचो, एक का जवाब R2 आया है प्रभात का, बाकी लोग सब R बोल रहे हैं, ध्यान से सोचिए फिर। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने तरीका बताया ना, 1T2H यानी फर्स्ट के टेल से, तो R अगर आप रिजल्टेंट बोल रहे हो, चलो मैंने मान लिया कि R आप रिजल्टेंट बोल रहे हो, R जो होना चाहिए वो फर्स्ट के टेल से होना चाहिए, क्या R फर्स्ट के टेल के पास है क्या, यहाँ तो हेड है बाबू, ये देखो एरो का यहाँ क्या है, यहाँ पे हेड है, तो क्या R रिजल्टेंट हो सकता है, अभी सही जा रहा है, ठीक है, R2 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 R2, कुछ जो लोग R बोल रहे हैं यानी कि आप गड़बड़ कर रहे हो, R यानी आप फर्स्ट का टेल होना चाहिए, देखो यहाँ क्या ये फर्स्ट का टेल है, नहीं, फर्स्ट का टेल है क्या, नहीं है, फर्स्ट का टेल से सेकंड का हेड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे रिजल्टेंट जो होगा वो R2 होगा, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, देखो ना आपके बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, R2 रिजल्टेंट, ठीक है, तो R2 रिजल्टेंट है यहाँ पे, तो R2 रिजल्टेंट है फर्स्ट के टेल से, देखो फर्स्ट का टेल ये है, ये फर्स्ट का टेल गया, R1 को फर्स्ट मानो फर्स्ट का टेल, और R को सेकंड मानो, R का सेकंड यानी सेकंड का हेड, तो फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड यानी कि R2 रिजल्टेंट होगा। और आपको मालूम है ऑलरेडी हमारे पास जो फॉर्मूला था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोला था भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोला था कि R इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, बोला था ना, तो R का काम कौन कर रहा है, R2 कर रहा है, A का काम कौन कर रहा है, R1 कर रहा है, B का काम कौन कर रहा है, आपका R2 कर रहा है, तो R2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बाबू, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, ठीक है, यहां से देखो तो R निकाल लेंगे, ये R की वैल्यू निकालेंगे, R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, R की वैल्यू निकालेंगे तो R2 माइनस R1, ठीक है। और हमने टॉर्क का फॉर्मूला क्या सीखा था, टॉर्क का फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में डिफाइन किया था कि R क्रॉस F, तो R क्रॉस F, तो R की जगह पे यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, क्या पुट करेंगे, R2 माइनस R1 क्रॉस F, ठीक है, R2 माइनस R1 क्रॉस F, तो R2 माइनस R1 ये हो गया और क्रॉस F कर देंगे, ठीक है। अब मैटर ये करता है कि भाई आखिर हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे आपका किस लिए यूज करते हैं, देखो डेफिनेशन भी एक छोटा सा लिखवा दिया यहाँ पे चेंज का,
couple of torque can be defined as product of perpendicular distance between two forces with either force. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. देखो यहाँ पे इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, r था ना. ठीक है, तो इसका हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट किया किसके साथ, f के साथ. ठीक है, तो किसी एक फोर्स के साथ आपको दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, उसके प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को टॉर्क मिल जाएगा. एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं, तो आपका ओपनिंग ऑफ कैप्स ऑफ बॉटल्स. ठीक है, कैप्स ऑफ बॉटल्स आप यूज करोगे तो जैसे देखो मैं दिखाता हूँ, ये जैसे आपके पास बॉटल है, ये ढक्कन है. ठीक है, तो इस ढक्कन को आप पहले भी, इसको मैंने पहले भी एक बार दिखाया है, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मैं इसको एक सिंगल लाइन से ना, अगर इसको एक हाथ से खोलना चाहूँ तो नहीं खोल सकता हूँ, आसान नहीं हो. लेकिन इसको अगर दो फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे देखो ये ढक्कन को ध्यान से देखना, इसको दो फोर्स लगाएंगे, देखो इस जगह से इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, है ना. तो एक ये फोर्स, ये जो मेरा थंब है, ये थंब फोर्स किधर लगा है, ऊपर की ओर, और ये जो है, ठीक है, इस पे फोर्स किधर लगा रहा हूँ, नीचे की ओर, तब ये खुल रहा है. देखो ये यहाँ से यहाँ, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, राइट. तो दोनों के बीच, और इस दोनों के बीच का फोर्स देखो, दोनों के बीच का कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस डब्बे का, ढक्कन का जो डायमीटर होगा, ठीक है, व्यास होगा, वही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यहाँ से देखो, इसको घुमाए तो ये खुल रहा है. अगर नहीं घुमाएंगे, एक सिग्नल से घुमाओगे ना तो बहुत दिक्कत होगा, फिर आपको ये कम टोटली ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ. अगर आप एक से घुमाओगे कभी भी, तो एक से देखो ये खुलेगा नहीं, एक से अगर आप इसको घुमाओगे तो नहीं खुलेगा, लेकिन जैसे ही दो लगाओगे तो ये इसका आपका खुल जाएगा. ठीक है, तो सेम चीजें होती है आपकी यहाँ पे. ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है आपका कि ओपनिंग ऑफ कैप्स ऑफ बॉटल्स, ओपनिंग ऑफ टैप्स, टैप्स यानी कि नल की बात कर रहा है. ठीक है, हम लोग नल का को भी जब खोलते हैं तो आप ध्यान रखना, सोचना उसमें कि हम लोग दो तरफ से फोर्स लगाते हैं, एक फिंगर से कभी नल को खोल नहीं पाते. ठीक है, तो वही आपका एप्लीकेशन है कपल ऑफ टॉर्क का. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट यहां तक सबको क्लियर है. मोर ऑप्शन में यस और नो करके बताएं. चलो ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात. इससे आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन. ठीक है, तो लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन को जानने से पहले मैं आपको आप लोगों से पूछना चाहूंगा. सबसे पहले जिनको आता है सिर्फ हैंड रेस कीजिएगा. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कौन बताएगा, हैंड रेस कीजिए सिर्फ, अनम्यूट कोई नहीं करेगा, हैंड रेस करो सिर्फ. एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, 1 2 3, चलो सबसे पहले नीतीश ने उठाया था, बताइए नीतीश. सर जो कोई वस्तु जिस अवस्था में रहता है वही उसी अवस्था में रहना चाहता है सर. ठीक है, बस इतना ही था, मेन पॉइंट इतना ही आता है सर. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. शेखर कुछ ऐड करेंगे आप? जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं सर. ऐसा हाँ, जब तक बाहर से जड़त्व कोई का नियम. एक्सटर्नल ठीक है फोर्स ठीक नहीं है लगाया नीतीश, जाए, हो गया, आप म्यूट कर लीजिए. बताइए शेखर फिर से. इसमें से भी ऐड हो जाएगा सर, कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाया जाएगा तो. यस एग्जैक्टली, चलो ठीक है. अभिषेक, अभिषेक सिंह बताइए. कोई हाँ, वस्तु तो अपने स्थिति में तब तक रहता है जब तक उस पर किसी बाहरी बल नहीं लगाया जाता है. इंग्लिश में कौन बोलना चाहे? अरे एवरीबॉडी कंटिन्यू. हाँ बोलिए. अभिषेक कुमार ने भी अनम्यूट किया था. अभिषेक बताइए, अनम्यूट करके बताइए. नेक्स्ट प्रीति, बताइए प्रीति, आप बताओगे? कोई भी वस्तु तब तक अपनी अवस्था में रहनी चाहती है जब तक उस पे कोई बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. इंग्लिश में कौन बताएगा जल्दी से? राहुल कुमार राणा बताइए. Sir, everybody wants to be continue its state until and unless any external force does not work on it.
चलो विनय ने भी लास्ट में हाथ उठाया, बताइए विनय। Everybody continues to be in a state of rest or motion until and unless acting upon by any external force. ठीक है, गुड। Then देखो we say वहां that पे it is the first law of मोशन, ठीक है। देखो वहां पे हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़े थे, हैंड ओवर कर लीजिए बाकी लोग, ठीक है, सबको हैंड नीचे कर लीजिए। चलो हम लोग इसके बाद आते हैं बाबू, क्या कहते हैं, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे वहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, वैसे ही यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन भी यही बोलता है कि, अच्छा सबको तब तक चैट में बताएंगे कि बाबू जो काम फोर्स करता था लीनियर मोशन में, वो काम रोटेशनल मोशन में कौन करता था? बताओ, चैट बताओगे कोई, सब कोई? जो काम रोटेशनल मोशन में फोर्स करता है वो काम आपका, जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में, रोटेशन में कौन करता है? यस, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, चलो ठीक है, गुड, मैक्सिमम को समझ में आ रहा है। टॉर्क, राइट। तो वहां पे हम लोग फोर्स यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग टॉर्क यूज करेंगे। वहां पे हम लोग सिर्फ रेस्ट और मोशन यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग रोटेशनल मोशन यूज करेंगे। एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ rotational motion until and unless acted upon by an external torque। यानी कि कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है, जब तक कि कोई उस पे एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में घूम रहा है तो वो रोटेशनल मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई उस पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क लगा तो वो रुक सकता है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा तो वो रोटेशनल मोशन में ही घूमता रहेगा। कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, लेकिन अगर कोई टॉर्क लगना स्टार्ट हो गया तो वो रोटेशनल मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी होगा, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और रोटेशनल मोशन, या फिर स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन until and unless acted upon by an external torque, ठीक है। यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। चलो अभी बताओ सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन कौन बताएगा? हैंड रेज करो सिर्फ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिनको बोलना है सिर्फ हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट करने का जरूरत नहीं है फिलहाल। हैंड रेज करो 2 लोगों को, सेकंड लॉ ऑफ मोशन सिर्फ 2 लोगों ने हाथ उठाया, बाकी लोगों को नहीं याद है क्या? पिछले बार जिन लोगों ने बोल दिया है उसके अलावा किसी और को मौका मिलेगा। बाकी लोग हैंड रेज कीजिए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कौन बताएगा? 1 2 3 4 5, 5 ही लोगों का हैंड रेज हुआ है। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग सो रहे हैं क्या? बाकी लोगों को नहीं याद, भूल गए? चलो एक नहीं, बताइए रेनू, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? सर कोई भी मतलब मोमेंटम जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फोर्स का उसी, हाँ, डायरेक्टली मोमेंटम, किसी बॉडी का चेंज मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स की। चलो ठीक है, गुड, म्यूट कर लीजिए। शेखर कुछ ऐड करना द चाहेंगे रेट आप? ऑफ, ऐसे हम पूरा इंग्लिश में बता देते हैं। बताइए। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to external force. चलो ठीक है, ठीक है। राहुल आप भी बोलना चाहेंगे? राहुल कुमार। Sir, the rate of change of momentum with respect to the time is directly proportional to its external force, and that चलो, is ठीक है। F equals to ma. ठीक है, चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो काम वहां पे लीनियर मोमेंटम करता था, वो काम रोटेशन में कौन करता था? चैट में बताओ, सब चैट में बताओ। जो काम वहां पे मोमेंटम करता था वो यहाँ पे कौन करता था? एंगुलर मोमेंटम। चैट में बताने बोला था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे होगा, वहां पे था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। क्या है यहाँ पे, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। पहले ही बताया, तो मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ गया, फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है।
सबसे पहले वहां पे हमने याद करो P1 लिया था, P2 लिया था, T1 लिया था, T2 लिया था, तो वैसे ही यहाँ पे L1 लेंगे, L1 हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, T1 हो गया इनिशियल टाइम, L2 लेंगे, L2 हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम, T2 हो गया फाइनल टाइम, डेल्टा L हो गया L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा T हो गया T2 माइनस T1 यानी चेंज इन टाइम। ठीक है, वहां पे नेक्स्ट आगे आते हैं, याद करो वहां पे सेकंड लॉ क्या बोला, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L बाय डेल्टा T। याद करो वहां पे था हमारा F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T, dP बाय dt बोलो या फिर डेल्टा P बाय डेल्टा T बोलो। ठीक है, ये क्या होगा, डेल्टा P बाय डेल्टा T, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते, याद करो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के क्या आता था, k की वैल्यू 1 हो जाती थी, तो यहाँ पे टाउ इक्वल प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L बाय डेल्टा T। ठीक है, और टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा L बटा डेल्टा T, यानी L2 माइनस L1 बटा T2 माइनस T1। और ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करो पहले ही जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम बोला था कि मैं बाद में जाके इसको डिराइव करूंगा या डिटेल में बताऊंगा, तो यही फॉर्मूला वहां स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, जब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में बात करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में बात करेंगे तो यही डेल्टा जो रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंशिएशन में, dl बटा dt, तो ये हो गया dl बटा dt। नाउ एक चीज और याद करो, वहां पे मोमेंटम इक्वल्स टू होता था mv, होता था ना, p इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी लिखते थे, और मास इनटू वेलोसिटी यहाँ पे l इक्वल्स टू मास का काम कौन करता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v का काम कौन करता था, ओमेगा। तो हम लोग ये भी जानते हैं साथ में कि l की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाएगी, i इंटू ओमेगा। ठीक है, l का वैल्यू क्या हो जाए, i इंटू ओमेगा, है कि नहीं। तो l इक्वल्स टू i इंटू ओमेगा, ये पहले ही एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन में बताया है ये। ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, ये वाला l को, ठीक है, यहाँ से i ओमेगा को उठा करके इसमें पुट कर दिया l की वैल्यू। ठीक है, तो l की वैल्यू पुट की तो l की जगह आ गया क्या, i ओमेगा। i ओमेगा में ध्यान रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का कांस्टेंट होता है, अगर उसका मास चेंज नहीं हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होता है, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, तो ये i जो है वो बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो i यहाँ से क्या हो गया, बाहर आ गया i। ठीक है, तो बचा क्या, d ओमेगा बाई dt, यहाँ पे क्या आ गया, d ओमेगा बाई dt। ठीक है, इसी तरीके से याद करो वहां पे आप ये भी लिखे थे टाउ इज इक्वल, देखो वहां पे अगर इसी इक्वेशन को आप याद करना चाहो, फर्स्ट चैप्टर जो वर्क पार्ट आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है उसमें कैसे लिखे थे, तो वहां पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ऐसा लिखे थे, याद करो तो m इंटू dv बटा dt लिखे थे, m इंटू dv बटा dt, और ये dv बटा dt को वहां पे क्या बोलते थे बाबू, एक्सेलरेशन बोलते थे, और वहां से फाइनल आंसर आया था हमारा f इक्वल्स टू ma, क्या आया था, f इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ जो फाइनल आंसर आएगा, देखो ये क्या आएगा, फोर्स की जगह आ गया टॉर्क, मास की जगह आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन की जगह हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। क्यों, क्योंकि हम लोग डी ओमेगा बाई dt को ही तो क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल हमारे पास, ये भी फॉर्मूला मैंने आपको आगे बताया था जब आपको स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट करवाया था, उसी टाइम कंपेयर करवाया था कि टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, i इंटू अल्फा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। f इक्वल्स टू ma था वहां पे, f इक्वल्स टू dp बाई dt था वहां पे, तो यहाँ पे f इक्वल्स टू आ गया dl बाई dt, और टाउ इक्वल्स टू हो गया dl बाई dt, और टाउ इक्वल्स टू हो गया i अल्फा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको, मोर ऑप्शन में यस और नो करके बताए जल्दी। सेकंड लॉ तक क्लियर है, सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके ओके, चलो थर्ड लॉ कौन बताएगा, थर्ड और आखिरी लॉ वहां पे था, थर्ड लॉ तो सबको याद होना चाहिए, कोई नया लोग हाथ उठाओ यार, सब तो सबको जो वही हाथ उठा रहे जो बार बार जवाब दे रहे, बाकी लोग चंदन कुमार सिंह बताइए, चंदन अनम्यूट कीजिए और बताइए। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो वही तो हिंदी में हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो टॉर्क होता था, अभी मैंने टॉर्क कितना प्रकार का बताया था, दो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज लेते थे ना,
तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज लोगे, एक बार क्लॉकवाइज लोगे, या फिर एक बार एक्सटर्नल टॉर्क लोगे, एक बार इंटरनल टॉर्क लोगे। तो वही चीज यहाँ भी थर्ड लॉ होता है, ठीक है। थर्ड लॉ क्या होता है? फॉर ए बॉडी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। वहां पे क्या होता था? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वैसे ही यहाँ पे होगा, फॉर ए बॉडी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, या फिर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू टोटल इंटरनल टॉर्क। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको?